Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all in the subject HPCS, that is hydraulic and pneumatic control systems. Our today's chapter is centrifugal pump या अपकेंद्री pump. In the last section we have seen hydraulic pumps. Now in this section we will study about सेंट्रीफ्यूगल पंप या अपकेंद्री पंप के बारे में हम पढ़ेंगे. सो वी विल स्टडी सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन. वी विल आल्सो स्टडी द प्राइमिंग, कैविटेशन, स्पेसिफिक स्पीड, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. इस भाग में हम अपकेंद्री पंप की रचना, कार्यकारी सिद्धांत, वर्गीकरण, चयन के मापदंड, विशिष्ट गति, अनुप्रयोग के साथ साथ पिन्हान और कोटरण या वियोजन के बारे में भी जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में लेट अस फर्स्ट गो फॉर द फिगर. सबसे नीचे इसमें बॉटम पर है ये सम्प लेवल. यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस इज द सम्प लेवल, वाटर लेवल और सम्प लेवल. And this is called delivery pipe, suction pipe. और suction pipe में आप देखेंगे सबसे बॉटम में जो लगा हुआ है वो है आपका फुट वाल्व. फुट वाल्व सबसे बॉटम में जो लगा हुआ है सक्शन पाइप के वो है फुट वाल्व. ये जो पाइप है आपका सक्शन पाइप, ये देखिए आप पंप के सेंटर तक जा रहा है. दिस सेंटर इज नोन एज आई ऑफ पंप. इस सेंटर पर ये जो राउंड राउंड रोटर टाइप का है इसको हम बोलते हैं इम्पेलर या अंतर्नोदक. इसके बाद इसको जो सराउंड किए हुए है इस इम्पेलर पे लगी हुई है ये डिफरेंट बहुत सारी जो सीरीज बनी हुई है, ये है वेंस या फलक या ब्लेड्स. और इसमें जो एरो है यहाँ से हमारा पानी जो है हाई प्रेशर पर निकल रहा है. लेकिन ये एम्पेलर और पानी जहाँ से निकल रहा है उसके बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से शुरू होकर के आपकी ये जो इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से आपका देखिए चलता जा रहा है और ये एरिया जो है एम्पेलर और इसके बीच में बढ़ता जा रहा है. इसको हम बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग, शंखावर्त आवरण. और इसके बाद में ये हमारा लास्ट में हमारा आता है डिलीवरी पाइप, जहाँ से कि हम ये डिलीवरी वाल्व है और डिलीवरी पाइप से हम वाटर की डिलीवरी करेंगे. हेड के बारे में हम चर्चा कर लें से लेकर के और ये सेंटर तक, सेंटर ऑफ पंप के बीच की डिस्टेंस जो है सम से वो कहलाती है सक्शन हेड HS. और सेंटर लाइन के ऊपर डिलीवरी तक कहलाती है हमारी HD या डिलीवरी हेड. द सम विल बी द स्टैटिक हेड और लॉसेस को ऐड कर देंगे तो इट विल बी मैनोमेट्रिक हेड. ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. तो इस प्रकार से हम देखें कि ये यहाँ पर जो आपने देखा आई, यहाँ पर है साफ्ट जिसको हम प्राइम मूवर की मदद से चलाते हैं. तो आइए, ये हमने फिगर के बारे में देखा. अब हम इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो भी अवयव होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनको हम फिगर में दिखाते हैं, फिर इसके बाद उनका वर्णन भी करते हैं. तो पहला इसमें होता है प्राइम मूवर. इस प्राइम मूवर को हम मुख्य चालक भी कहते हैं. ये इस फिगर में नहीं दिखाया गया है. द प्राइम मूवर ऑफ अ पंप शेल बी एन इलेक्ट्रिक मोटर और अ ऑयल इंजन. इलेक्ट्रिक मोटर या ऑयल इंजन में से कुछ भी हो सकता है, विच प्रोवाइड्स द रोटेशनल पावर टू द शाफ्ट ऑफ डिवाइस या पंप. तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें हम देखें कि ये जो आपका आई है, आई के यहाँ पर है आपका ये सेंटर में ये शाफ्ट है, ये आई, ये शाफ्ट को जो पावर देता है वो हमारा होता है प्राइम मूवर. तो पंप का मुख्य चालक एक विद्युत मोटर अथवा तेल इंजन हो सकता है जो युक्ति की धुरा, युक्ति मीन्स पंप की धुरा यानी शाफ्ट को रोटेशनल पावर देता है या घूर्णन शक्ति देता है. इसमें दूसरा पार्ट जो हमने देखा था यहाँ पर, वो आप देखिए ये वाला जो चित्र बता रहा है, ये पूरा के पूरा ये कंप्लीट जो आपको सर्कुलर दिख रहा है इसमें फैंस लगी हैं, इसको हम इम्पेलर या अंतर्नोदक बोलते हैं. It is the rotating part of the device. Vanes or blades are arranged in series on it.
यह युक्ति का घूमने वाला भाग है। युक्ति मीन्स पंप का। फलकें या पत्तियों की श्रृंखला इसमें होती है। ये देखिए आप रेडियली आप देख रहे हैं इसमें है। ये फॉरवर्ड हो सकती हैं, बैकवर्ड हो सकती हैं, सीधी होंगी तो रेडियल कहलाएंगी। तीसरे पार्ट पर हम आते हैं। इसमें तीसरा है हमारा केसिंग। ये जो मैंने बताया था इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। यहाँ पर एक बाल्ब लगा हुआ है जिसका नाम है प्राइमिंग बाल्ब या पिनहान बाल्ब। तो हम प्राइमिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तब आप याद रखिएगा कि इसके टॉप में यहाँ पर एक बाल्ब होता है, प्राइमिंग बाल्ब या पिनहान बाल्ब। तो अब हम पहले हमने प्राइम मूवर देख लिया है, फिर हमने इम्पेलर देख लिया है या अंतर्नोदक। अब हम देखेंगे आवरण या केसिंग। तो तीसरे नंबर पर हमारी केसिंग आती है। केसिंग इज अ हॉलो चेम्बर सराउंडिंग द इम्पेलर। आवरण एक खोखला कक्ष है जो अंतर्नोदक को घेरे रहता है। इट इज मेड एज एन एयर टाइट यूनिट। इसको वायुरोधी बनाया जाता है। द सेक्शनल एरिया ऑफ द केसिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। आवरण का काट क्षेत्रफल धीरे धीरे प्रवाह की दिशा में बढ़ता जाता है। दिस कंस्ट्रक्शन एंश्योर्स द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यह बनावट वेग को कम करने एवं दाब को बढ़ाना है। यानी कि क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट हो रही है प्रेशर एनर्जी में। इसके बाद डिलीवरी पाइप आपने देखा है जो ऊपर है, केसिंग से ऊपर जा रहा है। इट इज यूज टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम द केसिंग टू द डिलीवरी टैंक। इसका उपयोग जल को आवरण से प्रदाय टंकी में प्रदाय के लिए किया जाता है। और सक्शन पाइप जो नीचे वाटर सम्प में गया है वो क्या करेगा कि इट इज यूज टू सक द वाटर फ्रॉम द वाटर रिजर्वायर टू द आई ऑफ पंप। इसका उपयोग जल कुंड से पंप की आंख में चूषण के लिए किया जाता है। इसमें एक और कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट था आपने देखा था बॉटम में, वो था फुट वाल्व। फुट वाल्व इट कंबाइंस स्ट्रेनर एंड नॉन रिटर्न वाल्व। ये छन्नी एवं नॉन रिटर्न वाल्व का संयोजन है। एक बार फिर से चित्र में देखें, ये जो आप बॉटम में देख रहे हैं जिसमें कि ये लाइंस टाइप की बनी है, तो ये छन्नी है और छन्नी के साथ साथ इसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व भी लगा हुआ है। नॉन रिटर्न यानी कि संप से ऊपर की ओर पानी जाएगा लेकिन ऊपर से संप की ओर नहीं आएगा। अब छन्नी और इसका अपन पर्पज देखें क्या है। छन्नी स्ट्रेनर अवॉइड्स एंट्री ऑफ एनी फॉरेन वेस्ट इनसाइड द पंप। छन्नी बाहरी कचरे को पंप के अंदर जाने से रोकती है। while non-return valve prevent the suction pipe from running empty after the pump is stopped। non-return valve क्या करता है, पंप के बंद हो जाने के बाद चूषण पाइप को खाली होने से रोकता है। यानी सक्शन पाइप में जो पानी भरा हुआ है वो भरा रहता है, उसको खाली नहीं होने देता। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, जैसे ही पंप बंद हो तो ऊपर से जो भी पानी है वो सारा के सारा कहाँ नीचे सब में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आने देता है। अब ये नहीं आने देने का रीज़न जो है ये इसलिए है कि अगर वो नॉन रिटर्न वाल्व खराब हो जाता है तो हमको बार बार उसकी प्राइमिंग करना पड़ती है या पिनहान करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्शन में फिगर देखा और इसके 5 जो मेन कंपोनेंट हैं उनके बारे में जाना, 6 कंपोनेंट के बारे में जाना। आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में द प्राइम मूवर ऑपरेट्स द इम्पेलर। मुख्य चालक अंतर्नोदक को चलाता है। Vents on the impeller creates centrifugal force inside the casing। अंतर्नोदक की फलकें आवरण के अंदर अपकेंद्री बल बनाती हैं। वैक्यूम इज क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ इम्पेलर या आई। अंतर्नोदक के केंद्र या आंख पर निर्वात उत्पन्न होता है। एंड वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर रीचेज द केसिंग थ्रू द इनलेट। जल कोष से जल आवरण के अंदर प्रवेश द्वार पे पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा कि पानी जो है हमारा इम्पेलर आई तक क्यों पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, निर्वात या वैक्यूम। वो क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो वेंस हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती हैं जिसके कारण आई पर वैक्यूम होता है और उसके आउटर साइड पर जो है प्रेशर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर। तो यानी पूरे इम्पेलर के दौरान प्रेशर डिफरेंस बनता है। आइए, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल के कारण वाटर इज थ्रोन रेडियली आउटवर्ड। जल जो है त्रिज्यीय रूप से बाहर फेंकता है। त्रिज्यीय मतलब अलॉन्ग द रेडियस या त्रिज्या के उसमें बाहर फेंक जाता है। एज द सेक्शन एरिया ऑफ केसिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जैसे जैसे आवरण का काट क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेशर एनर्जी। द्रव की गतिज ऊर्जा जो है वो दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। द वाटर विथ इंक्रीज प्रेशर इज पंप टू अ रिक्वायर्ड हाइट थ्रू द आउटलेट। बढ़े हुए
दाब के साथ जल निर्गत द्वार से अपेक्षित ऊंचाई तक पंप हो जाता है। एज द इम्पेलर गोज ऑन रोटेटिंग मोर वाटर इज पम्प्ड आउट। जैसे जैसे अंतर्नोदक घूमता जाता है अधिक जल पंप होता जाता है, यानी विसर्जन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये पूरा के पूरा जो है ये हमारा कार्यकारी सिद्धांत है। इसको नट सेल में समझें। शाफ्ट क्या है? रोटेटिंग है, वो इम्पेलर को रोटेट कर रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। वहाँ से काइनेटिक एनर्जी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आई पर प्रेशर वैक्यूम होता है, जबकि आउटलेट पर प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि वेंस का जो है वेंस लगी हुई है वो भी एरिया उनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ेगा, और बाकी का प्रेशर जो है हमारा वो समान रूप से डिलीवरी वालों में पहुंचे तो वो काम हमारी केसिंग करती है। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। आपको एग्जाम में यही आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आप पहले चित्र बनाएं, फिर उसके मेन कंपोनेंट लिखें और बाद में फिर वर्किंग प्रिंसिपल लिखें। आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण देखें हम इन पंप का, तो बहुत सारे आधार पर होता है, 4-5 हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं, बाकी और भी हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इम्पेलर्स, कि इम्पेलर कितने लगे पंप में। अभी आपने जो देखा उसमें केवल एक इम्पेलर था, सिंगल स्टेज। उसमें यदि एक से ज़्यादा है तो उसको हम मल्टी स्टेज या बहुचरण बोलते हैं। मल्टी स्टेज हमको देखने में आता है, जो हम बोरिंग बोलते हैं, बोरिंग के अंदर जो हम डालते हैं पंप, उस पंप में बहुत सारे इम्पेलर लगे हुए होते हैं जो कि ओड नंबर में होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। और ये निर्भर करता है कि आप कितने नीचे से पानी को लेना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पर मल्टी स्टेज है। अब हेड, अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ लिक्विड या सीड्स के आधार पर आप देखें तो इस केस में आप लो हेड के लिए ले रहे हैं या मीडियम हेड के लिए ले रहे हैं या उच्च हेड के लिए ले रहे हैं। लो, मीडियम, हाई या निम्न, मध्यम और उच्च, ये निर्भर करता है हम किसके लिए चाहते हैं। तीसरा आधार जो है वो हमारा है कि टाइप ऑफ केसिंग कौन सी है हमारी, आवरण का प्रकार क्या है। अभी हमने जो देखा वो हमारा था ये वाला, जिसमें कि हमारा इम्पेलर था और उसमें वेंस लगी थी और केसिंग थी, जिसका एरिया पानी की दिशा में जाते जाते बढ़ता जा रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। इसको हम वॉल्यूट केसिंग या शंखावर्त आवरण कहते हैं। अब इसमें एक अंतर कर दें हम कि केसिंग और इसके बीच में एक सर्कुलर एरिया प्रोवाइड कर दें, सर्कुलर रिंग प्रोवाइड कर दें। सर्कुलर रिंग होने के कारण क्या होता है कि जब यहाँ से वेन से पानी निकलेगा तो वो क्या होता है, भंवर धाराओं के रूप में निकलता है। तो केसिंग में एडिस फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम वोर्टेक्स केसिंग या भ्रमिल आवरण लेते हैं, जिससे भंवर धाराएं ना हो। तीसरे प्रकार का और होता है डिफ्यूजर केसिंग या विसारक आवरण। इसमें जो है गाइड वेंस लगी होती हैं जो कि मूव करती हैं और पानी को सही डायरेक्शन में गाइड करती हैं। तो इस प्रकार से जो केसिंग है वो भी 3 प्रकार की हो सकती है, वॉल्यूट या शंखावर्त, वोर्टेक्स या भ्रमिल, डिफ्यूजर या विसारक। तो ये तीसरा आधार था जिसके आधार पर हम पंपों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए चौथा और पांचवा भी देखते हैं। चौथा हमारा है टाइप्स ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर या अंतर्नोदक के प्रकार के आधार पर। इस चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर इम्पेलर यहाँ से भी कवर्ड है और यहाँ से भी, तो ये क्लोज टाइप का है, बंद टाइप का है। दूसरे वाले फिगर में आप यहाँ पर देखें, इस तरफ से बंद है लेकिन दूसरी तरफ खुला हुआ है, तो इसको हम सेमी ओपन बोलते हैं या अर्ध खुला। जबकि यहाँ पर दोनों तरफ से खुला है तो ये ओपन है। तो इम्पेलर, अब आप देखेंगे कि यदि हमको पानी भेजना हो या जिसकी विस्कोसिटी कम है वो फ्लूइड भेजना है तो हम क्लोज वाला यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमको पल्प भेजना हो या लुगदी भेजना हो, मतलब या कुछ कहना चाहिए विस्कस भेजना हो हमको, तो हम सेमी ओपन करेंगे। और उससे भी गाढ़ा पदार्थ यदि हमको भेजना हो तो हम ओपन इम्पेलर यूज़ करेंगे। और लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें कि फ्लो किस प्रकार का होता है पंप के अंदर, पंप के अंदर जो पानी आता है और जाता है वो किस प्रकार से आता जाता है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो के आधार पर देखिए यहाँ पर फ्लो के बारे में हम पहले वाले में देखें तो ये अलॉन्ग द एक्सेस आ रहा है। इसकी जो एंट्री हो रही है वो कैसी हो रही है, आप देख रहे हैं अलॉन्ग द एक्सेस। तो एक्चुअली इन है, लेकिन जाने में कैसे जा रहा है, अलॉन्ग द रेडियस, ये बाहर जा रहा है। ऊपर देख लें या नीचे देख लें, तो ये आने में क्या हुआ, एक्शियल अक्षीय प्रवाह, और जाने में हुआ त्रिज्यी, तो इसको हम मिक्स टाइप का बोलते हैं। अब दूसरे वाले में देखिए ये क्या हो रहा है कि अलॉन्ग द रेडियस ही
आ रहा है और अलॉन्ग द रेडियस जा रहा है, तो इसको हम रेडियल या त्रिज्यीय कहते हैं। इसको हम देखिए, आ भी अलॉन्ग द एक्सिस रहा है और जा भी अलॉन्ग द एक्सिस, तो इसको हम एक्सियल फ्लो कहते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में 5 टाइप देखे हमने। पहला हमने देखा इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इम्पेलर। दूसरा देखा अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ लिक्विड। तीसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केसिंग। और चौथा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इम्पेलर। और फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्लो। तो ये हमारा वर्गीकरण के 5 आधार हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्गीकृत करने के लिए। आइए हम आगे चलते हैं। हमने शुरुआत में बोला था कि प्राइमिंग वाल्व होता है, जिसको हम प्राइमिंग वाल्व या पिनहान वाल्व कहते हैं। तो प्राइमिंग होती क्या है, अब हम उसके बारे में जानें। प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप is defined as the operation in which the suction pipe, casing of pump and a portion of delivery pipe, यानी कि पूरा के पूरा पंप जो हमने चित्र में देखा है वो पूरा के पूरा, उसमें क्या क्या आ गया, सक्शन पाइप आ गया जो संप से लेके ऊपर तक जा रहा है, फिर पूरी केसिंग आ गई पंप की, और डिलीवरी वाल्व का वो वाला पोर्शन जहाँ पर डिलीवरी वाल्व लगा है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अप फ्रॉम आउटसाइड सोर्स विथ द वाटर बिफोर स्टार्टिंग द पंप। ऐसी संक्रिया जिसमें चूषण पाइप पंप का आवरण एवं प्रदाय वाल्व तक के प्रदाय पाइप के भाग को बाहरी स्रोत से प्राप्त जल से पंप के चालू करने के पूर्व भरा जाता है, उसे हम पिनहान कहते हैं। आइए चित्र से देखते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने देखा था पहला वाला चित्र, हम उसी को फिर से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो डिलीवरी वाल्व लगा है सबसे ऊपर, ये देखिए आप सबसे ऊपर, इसके बाद ये डिलीवरी वाल्व का हिस्सा, ये पूरी केसिंग और ये पूरा सक्शन, ये पूरा का पूरा जो है पंप शुरू होने के पहले पानी से भरा होना चाहिए। तो ये पिनहान वाल्व जो है पंप को जब शुरू करते हैं उसके पहले हम यहाँ से इसमें पानी भरते हैं। आपने देखा होगा कि पानी हालांकि 1-2 चम्मच ही जाता है, लेकिन यदि इसके बीच में कहीं पर भी एयर है तो वो बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है, पूरा पानी भर जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा, बीच में कहीं एयर रह गई, तो वो पता चला घूमती रहेगी और पानी को आगे बढ़ने से रोकेगी, तो पानी आपका नहीं चढ़ेगा। तो ये हमारा प्राइमिंग का तरीका है कि पानी से पंप को पूरा भरना, इसको हम कहते हैं पिनहान। पूरा भरने का मतलब उसका सक्शन पाइप, कौन कौन सी चीज हो गई, चूषण पाइप, पंप का आवरण और प्रदाय वाल्व तक के प्रदाय पाइप को बाहरी स्रोत से प्राप्त जल से हमने अलग से पानी डालते हैं, पंप का नहीं, पंप के चालू करने के पूर्व भरते हैं, उस प्रक्रिया को हम पिनहान कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर इन पंप डिक्रीजेज द सकिंग कैपेसिटी ऑफ इम्पेलर। हम ये कहते हैं कि पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा, लेकिन क्या होता है, पानी सक ही नहीं करता संप से। पंप में कोई भी वायु यदि उपस्थिति है तो वो आंतरनोदक की चूषण क्षमता को कम करती है। अतः द एयर फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ पंप इज रिमूव्ड एंड दीज पार्ट्स आर फिल्ड विद द लिक्विड टू बी रेज्ड। यानी यहाँ पे मैं पानी बोल रहा हूँ, यदि कोई दूसरा भी लिक्विड है तो आप उससे इसको भरेंगे। अतः पंप के इन भागों से वायु को हटाया जाता है एवं इन्हें पंप किए जाने वाले द्रक से बाहर से भरा जाता है। एंड प्राइमिंग इज डन बिफोर द पंप इज सेट ऑन फॉर पंपिंग। पंपिंग के सेट करने के पूर्व ही पिनहान की जाती है, बीच में या बाद में नहीं की जाती। आफ्टर द प्राइमिंग इज ओवर द पंप इज स्टार्टेड। तो पिनहान के पश्चात पंप को चालू किया जाता है। अब आजकल जो पंप आते हैं हमारे, वो सेल्फ प्राइमिंग कहलाते हैं। सेल्फ प्राइमिंग यानी उसमें ऊपर की ओर जो हमने बाल्ब देखा है वहाँ पर एक बड़ा सा चैम्बर रहता है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा रहता है। अब ये भरने की ज़रूरत सेल्फ प्राइमिंग में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि सेल्फ प्राइमिंग नहीं होता और मान लीजिए फुट वाल्व का हमारा जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो ख़राब हो जाए, तो पूरा का पूरा पानी नीचे उतर जाएगा। जैसे हम बंद करेंगे तो दोबारा शुरू करने के पहले हमको प्राइमिंग करना पड़ेगी। तो ये प्राइमिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो प्राइमिंग भी आती है कि व्हाट डू मीन बाय प्राइमिंग, तो उसके बारे में आपको इतना जो मैंने अभी समझाया पूरा लिखना होगा। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसके साथ साथ एक और टर्म जो आती है सेंट्रीफ्यूगल पंप से संबंधित, केविटेशन, जिसको हम हिंदी में कोटरण या वियोजन कहते हैं, इसको डिफाइन करें, इसके क्या क्या प्रभाव हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो केविटेशन की बात करें, केविटेशन इज डिफाइंड एज the phenomena of formation of vapor bubbles of a flowing liquid in the suction area of pump where the pressure of liquid falls below its vapor pressure। अब आपने देखा
कि सबसे कम प्रेशर जो होता है इम्पेलर की आई पर होता है। और कहाँ से शुरू हो जाता है कम होना? सक्शन फुट वाल्व से लेकर के आई तक। तो इस दौरान होता क्या है कि पंप के चूषण क्षेत्र, इसको हम सक्शन एरिया बोलते हैं, इसमें बहते हुए द्रव का दाब उसके वाष्प दाब से नीचे होने पर यदि वेपर प्रेशर से कम हो जाए वो, तो वाष्प के बुलबुले बनने की घटना को हम कोटरण अथवा वियोजन कहते हैं। यानी अब आप देखिएगा कि बुलबुले बनते कब हैं। हमने बुलबुले बनते देखे हैं जब हम पानी को अपने गर्म करते हैं तो बुलबुले पहले बनते हैं। ये तो तरीका होगा जब आप गर्म कर रहे हैं। एक और तरीके से पानी के बुलबुले बन सकते हैं, यदि हम वायुमंडलीय दाब उसका सपोज 10.3 मीटर होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और यदि हम उसको 2.5 मीटर तक ले आए तो पानी को बिना गर्म किए भी उसमें बुलबुले बनेंगे। तो ये जो बुलबुले बनने की प्रक्रिया है सक्शन एरिया पंप में, जहाँ पर कि उसका दाब जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम कोटरण अथवा वियोजन या कैविटेशन कहते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं देखिए। अब आप बुलबुले बन गए, ठीक है, अब क्या होगा? बुलबुले बन जाएंगे तो प्रेशर तो लो है ही नहीं, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो अब प्रेशर बढ़ेगा। तो अब इसमें देखिए, ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ वेपर बबल इन अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर कंसिडरेबल नॉइस एंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड। तो उच्च दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र क्या होगा? आई से लेकर के इम्पेलर के एंड तक, इम्पेलर के एंड में या केसिंग के अंदर यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इनमें ये बुलबुलों के अचानक फटने से पर्याप्त शोर एवं कंपन होता है। द मेटेलिक सरफेस आर डैमेज्ड एंड कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। जो अपना इम्पेलर है या केसिंग, जो धातु की सतह हैं, ये क्षतिग्रस्त होती हैं एवं सतहों पर छेद बन जाते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक मशीन डिक्रीजेज, द्रवी मशीनों की दक्षता घट जाती है। तो ये कैविटेशन जो है हमारे फेवर का नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं हो उसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मीटर तक प्रेशर पानी का नहीं आना चाहिए। 2.5 मीटर ऑफ वाटर, 2.5 जल शीर्ष मीटर जो है वो उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पानी के बुलबुले बनेंगे। और ये बुलबुले बनेंगे तो आपका क्या होगा कि जब ये हाई प्रेशर जोन में जाएंगे तो वहाँ पर ये अचानक से फटेंगे, उससे शोर भी होगा, कंपन भी होगा, जो धातु की सतह है वो क्षतिग्रस्त होंगी और कैविटीज बन जाएंगी, छेद बन जाएंगे, और एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक मशीन डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें, प्रिकॉशंस या सावधानियां क्या लें? तो पहली सावधानी है कि द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इन एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब पंप है, शुड नॉट फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर। फॉर वाटर इट इज 2.5 मीटर ऑफ वाटर, यानी 2.5 जल सीट्स मीटर जल सीट्स पर बबल अपने आप बनने लगते हैं। तो प्रवाहित होने वाले द्रव का दाब पंप के किसी भी भाग में उसके बास दाब से कम नहीं होना चाहिए जल के लिए, जो कि 2.5 मीटर जल शीर्ष होता है। तो जब हम ऐसा, अब ये होगा कब? यदि हम सक्शन पाइप की लंबाई बढ़ा देंगे तो उससे ये होगा। तो हमें लंबाई की लिमिट ये बताता है कि 10.33 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2.5 मीटर से कम नहीं चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका? 7.83 लाइक दिस। तो हम इसको 7.5 मीटर से किसी भी हालत में या 7 मीटर से ज़्यादा सक्शन हाइट ना रखें। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी कुएं से पानी लेते हैं तो कुएं को, मोटर को हम, पंप को हम मुडेर पे नहीं रखते हैं, बल्कि हम उसको नीचे रखते हैं, जिससे कि जो सक्शन का पाइप है उसकी हाइट जो है वो 7 मीटर से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज क्या अपने आप बबल बनेंगे। दूसरा एक और तरीका है कि द कैविटेशन रेसिस्टेंट मटेरियल्स और कोटिंग शुड बी यूज्ड सच एज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा। तो दूसरा तरीका यह है कि कोटरण प्रतिरोधी पदार्थ अथवा परतें जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो हमने पिन्हान देखा, इसमें कोटरण देखा, प्राइमिंग देखी, कैविटेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा। अब आइए हम इसकी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप पर चलाएं। पंप की विशिष्ट गति, पंप की विशिष्ट गति यदि हम देखें तो इसको हम कैपिटल एन और स्मॉल एस से लिखते हैं। कैपिटल एन और स्मॉल एस लगा है सफिक्स में, एन एस। द स्पेसिफिक स्पीड इज अ कैरेक्टरिस्टिक कोफिशिएंट derived from similar conditions which allows a comparison of impellers of various pump sizes even when their operating data differ।
ऑपरेटिंग डाटा कौन कौन से हैं? फ्लो रेट, क्यू, हेड एट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट HBP जो कि हमें ग्राफ से मिलता है, और रोटेशनल स्पीड। तो 3 इसके ऑपरेटिंग डाटा हैं, प्रवाह दर या फ्लो रेट क्यू, हेड एट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट सर्वोत्तम दक्षता पर बिंदु पर शीर्ष HBP, और रोटेशनल स्पीड N या घूर्णन गति। तो विशिष्ट गति एक समान स्थितियों के द्वारा व्युत्पादित लाक्षणिक गुणांक है जिससे विभिन्न आकार के पंपों की तुलना की जाती है, जबकि उनके परिचालित आंकड़े Q, HBP एंड N अलग अलग हों। तो स्पेसिफिक स्पीड से हम डिफरेंट मतलब छोटे ज्योमेट्रिकल सिमिलर जो पंप होते हैं, छोटे बड़े और बड़े, इन सबको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि Q कुछ भी हो, H कुछ भी हो, N कुछ भी हो, लेकिन सिमिलर कंडीशन यानी कि प्रोपोर्शनेट हो, ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंप हो, उनको हम कंपेयर करते हैं पंप की विशिष्ट गति के द्वारा या स्पेसिफिक द्वारा। अब आप बोलेंगे छोटे पंप की तो गति कम है, लेकिन विशिष्ट गति के मामले में तीनों पंप एक होंगे। आइए अब हम देखें, अब इसकी डिफाइन करते हैं। It is defined as the theoretical rotational speed at which a geometrical similar rotor would run if it produced 1 meter of head at a flow rate 1 cubic meter per second at the best efficiency point. यह ज्यामितीय रूप से समान घूर्णक की सैद्धांतिक घूर्णन गति होती है यदि वह सर्वोत्तम दक्षता बिंदु पर 1 मीटर शीर्ष पर 1 घन मीटर प्रति सेकंड दर प्रवाहित करे। इसका जो फार्मूला होता है उसको हम देख लें एक बार। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है NS इक्वल्स टू N अंडर रूट क्यू अपान HBP की पावर 3/4। यहाँ पर NS जो है वो स्पेसिफिक स्पीड या विशिष्ट गति है, N रोटर की स्पीड है या घूर्णक गति है, Q फ्लो रेट है या प्रवाह दर है, और HBP जो है शीर्ष है सर्वोच्च दक्षता बिंदु पर। अब यदि इस फार्मूले में हम इस फार्मूले को याद रखिएगा, NS N अंडर रूट क्यू H रेज़ टू द पावर 3/4 BEP। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं डराइव कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इसमें Q की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड रख दें और HBP 1 रख दें, तो अंडर रूट क्यू के अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3/4 भी क्या हो जाएगा, 1। तो NS बराबर क्या हो जाएगा, N। तो इसी NS बराबर N को हमने परिभाषा के रूप में लिखा है कि ये जो स्पेसिफिक स्पीड है थ्योरेटिकल रोटेशनल स्पीड के बराबर होती है। NS किसके बराबर होती है, N के बराबर, जबकि हेड क्या हो, 1 मीटर हो, और फ्लो रेट भी क्या हो, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो। तो ये हमारा विशिष्ट गति है, विशिष्ट गति का फार्मूला है, और इसमें इसकी परिभाषा है। और विशिष्ट गति का पर्पस क्या है कि ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंपों को सिमिलर कंडीशंस पर कंपेयर करना, ये इसका खास काम है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप के आधार पर ही हम पंपों का चयन करते हैं। तो आइए, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पंप हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर हम पंपों का चयन करते हैं। तो यदि स्पेसिफिक स्पीड 10 से 30 है तो हम धीमी गति और त्रिज्यीय प्रवाह वाला पंप लेंगे। स्लो स्पीड एंड रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो मतलब कि पानी अंदर अलॉन्ग द रेडियस आएगा और बाहर निकलेगा भी अलॉन्ग द रेडियस। 30 to 50, 30 से 50 के बीच में हम मीडियम स्पीड और रेडियल फ्लो पंप लेंगे, मध्यम गति एवं त्रिज्यीय प्रवाह वाला। जबकि 50 से 80, 50 to 80 के लिए हम हाई स्पीड एंड रेडियल फ्लो। तो आप देख रहे हैं 10 to 80 के बीच में जो फ्लो है टाइप वो रेडियल फ्लो इम्पेलर रहेगा, लेकिन स्पीड जो है पहले स्लो होगी, फिर 30 से 50 में मीडियम और फिर हाई होगी। अब 80 के बाद 50 के बाद जो देख रहे हैं तीनों जो है 50 से 80 या 80 से 160 या 160 से 500, इनमें हम हाई स्पीड पंप लेंगे, उच्च गति वाले लेंगे, लेकिन पंप के टाइप्स बदल जाएंगे। 50 से 80 में क्या था, रेडियल फ्लो टाइप का था। 80 से 160 के बीच में मिक्स फ्लो रहेगा, और 160 से 500 के बीच में एक्सियल फ्लो। तो हम इन जनरल जो यूज़ करते हैं अपने सिंचाई के खेतों में या घर में टुल्लू मोटर वगैरह, वो हम उच्च गति और मिश्रित प्रवाह इसलिए क्योंकि वो रेडियली मतलब एक्चुअली इन होता है आई पर, और ज़्यादा आउटलेट पर कैसा है, रेडियली। तो ये मिक्स फ्लो टाइप का होता है। तो ये हम स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर पंपों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम अंत में देखेंगे कि इसके अनुप्रयोग क्या है या कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें खास चीज़ ध्यान रखें कि सेंट्रल पंप्स आर मेनली यूज फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, यानी जहाँ पर पानी कम ऊंचाई तक पहुँचाना हो और विसर्जन ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में हमको पानी चाहिए हो। तो अब केंद्रीय पंपों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न शीर्ष एवं उच्च विसर्जन के लिए किया जाता है, जैसे कि वाटर पंप हाउसेस, जल पंप जो लगे रहते हैं,
ग्रह, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर जो टंकियाँ होती हैं उसमें पानी जाता है, वो वाटर पंप हाउसेस से जाते हैं। फिर इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग होता है, मल उपचार में। इरिगेशन में आप लोगों ने देखा होगा, खेती में जो हम पंप से देते हैं, वहाँ पर पंप के लिए प्राइम मूवर क्या होता है हमारा, डीजल इंजन। डीजल इंजन पंप को चलाता है, फिर हम वहाँ से पानी लेते हैं बगल में नदी या तालाब से। तो ये इरिगेशन या सिंचाई में। और ऑयल रिफाइनरीज, तेल परिशोधन। तो ये कुछ अनुप्रयोग हैं, इसके अलावा भी इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप या केंद्रीय पंप के बारे में जाना, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसका क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में हमने पिन्हान या प्राइमिंग पढ़ा, कोटरण या कैविटेशन के बारे में जाना, फिर स्पेसिफिक स्पीड के बारे में जाना, फिर इसके बाद हमने उनका चयन कैसे करते हैं वो जाना, और अंत में हमने इसके अनुप्रयोग देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल वॉच रेसिप्रोकेटिंग पंप या प्रत्यागामी पंप के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।